हम्म। कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है सारे बच्चे बिल्कुल सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद काफ़ी उम्मीद कर रहे होंगे कि सर जल्दी क्लास डालें। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों का टाइम थोड़ा सा ऐसा है ना, आपके लिए जो मेरे पास टाइम है वो 9 बजे के बाद स्टार्ट होता है। 9 के बाद मैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 तक कुछ भी करता रहा हूँ आपके लिए, वो बन जाता है। लेकिन इसके पहले 9 के पहले आप लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब ये सारे सिस्टम, दुनियादारी, घर परिवार पूरा मैनेज हो जाता है तब स्टार्ट होता है टाइम। तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बना रखें। अभी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और आज मुझे सीडीएस का डालना है। लेकिन सीडीएस का डालने से पहले मैंने सोच रखा था कि ये अपना जो परमानेंट टॉपिक है इसको मैं आगे प्रोसीड करूँ। तो धैर्य धैर्य से मुझे एक बात याद आई। धैर्य का मतलब थोड़ा दूसरे तरह का धैर्य है, लेकिन फिर मैं शेयर कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कुछ चटपटा होते रहना चाहिए। सुकरात का नाम सभी ने सुना होगा, सुकरात को जानते ही हैं। तो हुआ ये कि एक बार सुकरात अपने शिष्यों को कुछ मतलब ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञान देने का मतलब ये था कि अपना बैठे थे, कुछ ज्ञान की बातें हो रही थी। सुकरात चूँकि ज्ञानी पुरुष थे। अच्छा, उनकी जो पत्नी थी तो थोड़ा सा दूसरे स्वभाव की थी, झगड़ालू टाइप की थी। उनको सब ये अड़ना पड़ना दुनिया भर का ये अच्छा नहीं लगता था, फिलॉसफी उनको पसंद नहीं थी। तो वो उनसे चिढ़ती रहती थी। तो धैर्य की बात कर रहा हूँ। तो जब सुकरात उनसे कुछ कह रहे थे अपने शिष्यों से, तो ये सब देख देख कर रोज रोज का ड्रामा, उनको ये ज्ञान फ्यान ये सब ना अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार ऐसे बैठे थे कुछ बता रहे, तो कहीं से कीचड़ लाई और उनके मुंह पे मार दिया, थोप दिया। तो क्या मतलब ये इनके सामने ऐसा, शिष्यों के सामने ऐसा किया कि लो ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान आता तुमको। खैर कोई बात नहीं, अपने चली गई। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आपने ऐसा कुछ कहा नहीं और आप तो नाराज भी नहीं, बहुत हंस रहे हैं आप तो। मुंह धोया उन्होंने। इसके बाद बोले कि ऐसा है देखो कि ये भी एक अच्छी बात है, कम से कम मैं कुछ बोला नहीं तो इससे मेरी पत्नी को कम से कम ये एक परीक्षा लेने का मौका मिल गया कि मतलब देखो कम से कम उनको ये तो लगा कि धैर्य की परीक्षा तो ले ली कि नहीं, मेरे पति देखे कितने धैर्यवान हैं और अब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और वाकई में मुझे गुस्सा नहीं आया। कम से कम व्यक्ति को इन सब जो कार्य होते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो चूँकि सुकरात हमेशा सीखने और सिखाने की बात करते थे, तो हर चीज़ में एक लॉजिक निकाल लेते थे। तो अब उनकी पत्नी साइड में खड़े सुन रही थी। तो अब देखो सीख मिल गई। आई और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं और दोबारा से अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक एक ज्ञान और ले लीजिए साथ में कि देखो अब इस तरह से आदमी, देखो सुकरात जैसे लोग दार्शनिक बने तो क्या निकाला उन्होंने। उन्हीं में एक शिष्य था, ये एक अन्य घटना है। उन्हीं में एक शिष्य था सुकरात का। तो वो ऐसे ही मतलब मन में आया कि यार शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और शायद तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग मेरे शिष्य हो तो उससे ये मैसेज तुम तक भी जाता है। तो ऐसे मतलब सब लोगों से पूछने लगा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो तमाम बोले नहीं, शादी तो करनी चाहिए। शादी करने से तो पूरे जीवन का अर्थ समझ में आता है। शादी करने से तो पूरा ये समझ में आता है कि नहीं जीवन वास्तव में होता क्या है। उसमें सारी चुनौतियाँ आती हैं, सारे संघर्ष आते हैं और समझ में आता है कि नहीं हाँ जीवन, संपूर्ण जीवन यही है। कुछ तो ये उसको कहते थे और कुछ कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये इस झंझट में मत पड़ना, अगर नहीं करना है तो मत करो, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब व्यवधान होते हैं और बड़ी परेशानियाँ होती हैं, इस झंझट में मत पड़ो। तो वो कन्फ्यूज़ हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं शादी करूं कि ना करूं, क्योंकि अलग अलग राय मिल रहे थे उसको, ओपिनियन अलग मिल रही थी। उसने सोचा इसका इलाज गुरुजी के पास होगा, गुरुजी से सीधे पूछ लेते हैं। तो सुकरात के पास आया, बोले गुरुदेव ये बताइए कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बोले अवश्य करनी चाहिए भाई, वैसे शादी करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। भाई देखो अगर तुमको अच्छी पत्नी मिल गई, बढ़िया सुंदर सुशील सब कुछ, अगर मेरी तरह नहीं मिली
तब भी तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा, जीवन का अर्थ सार्थक हो जाएगा और एक अच्छा सुखी जीवन जी जाओगे, अगर मतलब ठीक मिल गई तो। और अगर मेरी तरह मिल गई तो दार्शनिक बन जाओगे। तो मुझे ऐसी इस बात पर आ रही कि मतलब मेरी तरह मिल गई कि मतलब ये कि उनकी पत्नी थोड़ा ऐसी थी, तो ये कि वो कह रहा था कह रहा इस तरह मिल गई तो मेरी तरह दार्शनिक बने। मतलब शादी किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं है, बहुत बढ़िया है, इसलिए शादी तुमको करनी चाहिए। बाकी आपका एस्टिमेशन क्या है, राय क्या है? हालांकि ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, कई बार कहा कि काउंटर अटैक पे सोचता है लड़का ऐसा है ना। मैं सामान है मेरा, सब दोनों तरफ का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो अब टॉपिक की ओर चलते हैं। ज्ञान की बात हो गई हो तो, क्योंकि सुकरात को पीछे छोड़े, बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके बारे में चर्चा करते करते जीवन गुजर जाएगा, फिर भी उनकी फिलॉसफी खत्म नहीं होगी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत जरूरी होता है। फिलहाल देखिए, प्रोनाउन पार्ट 6 है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, और उसको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब कोई सेंटेंस होता है तो इनके पहले जो नाउन आता है, या फिर मतलब नाउन जैसा कुछ मतलब समूह आता है, नाउन हो या नाउन की तरह प्रकट करने वाले शब्द होते हैं एज ए नाउन, उनसे जब ये संबंध जोड़ता है तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कुल मिलाकर के अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट जो नाउन का काम करता है उससे एक रिलेशन बनाते हैं। साथ ही ये काम करता है कि ये दो वाक्यों को जोड़ता भी है, इसलिए इनको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, अर्थात ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। और ये देखिए कुछ मुख दिए हुए यहाँ पर, मुख का होते यही हैं, हु है, हूँ मैं, और हुज है, और विच है, और दैट है, और एज है, और बट है। और जब इनका इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है तो इनका अर्थ जो निकलता है। ठीक, जो या जिसे या जिसका या जो या जो और जो जिसे या जिसका, जो जिसे भी निकल सकता है और संबंध सूचक में जिसका भी निकल सकता है। कुल मिलाकर ये है कि इनका अर्थ जा से प्रारंभ होता है, इनका अर्थ का से प्रारंभ नहीं होता, इनका अर्थ जा से प्रारंभ होता है, जा से। ठीक है, जैसे मतलब ये ना समझना कि हु है तो कौन, हूँ मैं तो किसे, हुज है तो किसका, विच है तो कौन सा, ऐसे नहीं होता। मतलब इनका अर्थ जा से निकलेगा, जा से, और अगर जा से निकलता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने का मतलब ये कि अपने एंटीसीडेंट से एक रिलेशन बना देते हैं, और इन्हें कनेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि ये दो वाक्यों को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, वो लड़का जो यहाँ पे आया था वो एक खिलाड़ी है। अब वो एक लड़का एक खिलाड़ी है, मतलब लड़का जो यहाँ पे आया, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन पड़ गया। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात कर रहा है? इस लड़के की बात कर रहा है। लड़का क्या है? नाउन। नाउन क्या है? इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट माने होता है पूर्ववर्ती। माने होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले आता है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आता है वो इसका पूर्ववर्ती होता है। और ये पूर्ववर्ती जब आता है इस तरह से तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके इससे रिलेशन बना रहा है। ये कह रहे कि लड़का जो यहाँ पे आया था वो एक खिलाड़ी है। जैसे कह रहा है कि दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, ये वही घर है जो घर है, जो बिलोंग्स माने संबंध रखता है। कौन संबंध रखता है? घर संबंध रखता है। तो ये जो या यहाँ पर हम कहेंगे जब, तो किसको कहेंगे? घर को कहेंगे। घर क्या है? नाउन। नाउन के लिए जो प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन। ये लड़का क्या है? नाउन। जो नाउन के लिए प्रयुक्त होता है वो प्रोनाउन। तो
तो ये चूंकि प्रोनाउन तो है लेकिन इससे रिलेशन बनाता है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन। और दोनों को जोड़ भी रहा है दो वाक्यों को, तो एक कनेक्शन भी हो गया। द रोड दैट लीड्स टू मार्केट इज बीइंग रिपेयर्ड। वह सड़क जो लीड्स टू मार्केट, जो बाजार को जाती है या जाता है, इज बीइंग रिपेयर्ड माने मरम्मत की जा रही है। वह सड़क जो बाजार की तरफ जाती है उसकी मरम्मत की जा रही है, दोबारा रिपेयर की जा रही है। तो यहाँ पर दैट, ये सड़क एक नाउन है और ये कह रहा है कि वो सड़क जो, तो यहाँ पर सड़क के लिए कहा जा रहा है जो का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सड़क की ही बात कर रहे हैं। विच का मतलब जो का मतलब हम घर की ही बात कर रहे हैं। हु का मतलब जो, अर्थात जो कौन, वो लड़के की ही बात कर रहे हैं। चूंकि इस लड़के के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रोनाउन हो गया, चूंकि लड़का नाउन है। घर एक नाउन है, नाउन के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो प्रोनाउन है। ये सड़क एक नाउन है, सड़क के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो प्रोनाउन है। आई हैव 2 sons, मेरे 2 बेटे। हूम माने जिनको, आई लव वेरी मच, तो हम किनको, लड़कों को, लड़के नाउन है, लड़कों के लिए कहा जा रहा है जिनको, किनको, लड़कों को, लड़कों के लिए नाउन है, ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रोनाउन है। दिस इज द बॉय, लड़का, हुज फादर, जिसके पिता, जिसके किसके, लड़के के, लड़के का है नाउन, नाउन के लिए ये प्रयुक्त हो गया प्रोनाउन, जिसके पिता इंजीनियर है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो। एनीथिंग, कुछ भी। अब देखिए ये यहाँ पर एक वस्तु के रूप में है और इसके लिए ये प्रयोग किया गया, तो ये नाउन के रूप में और ये प्रोनाउन के रूप में है। यह थिंग लगा हुआ है, थिंग माने कोई वस्तु, कोई भी वस्तु संज्ञा है कि नहीं है, तो कोई भी वस्तु जब संज्ञा है तो उसके लिए प्रयुक्त ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। चूंकि इसके एंटीसीडेंट में ये पड़ता है, इसके एंटीसीडेंट में ये पड़ता है, ये नाउन हो गया और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये आपका एक देखिए यू लाइक, ये एक सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया, दोनों वाक्यों को सेंटेंस ये जोड़ रहा है, तो ये आपका कनेक्टर हो गया। डू व्हाट यू लाइक, अब देखिए यहाँ पर ये वाट के बारे में, मैंने यहाँ वाट नहीं दिया, वाट नहीं दिया तो इसके रिलेटिव प्रोनाउन है भी नहीं, लेकिन ये एक नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन है, नाम मात्र का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहा भी जाता है, मतलब हो भी जाता है। वैसे तो ये कंजंक्शन है, लेकिन अगर सोचा जाए, डू माने करो, जब करोगे तो कोई काम करोगे, कोई काम करोगे, किसी तरह के मतलब कोई ना कोई काम करोगे। अब वो कह रहा है कि काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, तो यहाँ पर उसका एंटीसीडेंट छिपा हुआ है। अब एंटीसीडेंट छिपा है तो ये इस तरह का नाम मात्र का रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, बल्कि दिखने में नहीं है, दिखने में इट इज ओनली कंजंक्शन, ये सिर्फ कंजंक्शन के रूप में होता है, लेकिन ये नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि इसके पहले इसका एंटीसीडेंट होता है, वो छिपा है। अब जैसे हम कहते हैं डू द थिंग, डू द वर्क, व्हाट यू लाइक, तो फिर जब वर्क डाल दोगे तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ना। तो जब इसी तरह का होता है यहाँ पे, मोस्टली ये कंजंक्शन के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम डीपली इसमें जाएंगे तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो इस चीज को समझना, इससे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बेस है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडवर्ब से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाई जाती है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाई जाती है। तो यहाँ पर जब ये आएगा तब इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि आपको व्हाट आप किस तरह से लेते हैं, उसको हम नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं या फिर कंजंक्शन फिर कहेंगे। इन्हें आप कनेक्टिव प्रोनाउंस कहेंगे या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। कनेक्टिव इसलिए क्योंकि ये कनेक्टर भी होते हैं। अब देखिए लिखा हुआ, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान करती है। अब ये आपका देखिए प्रोनाउन है और प्रोनाउन के लिए ही प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि है तो रिलेटिव प्रोनाउन, अब वो चाहे नाउन के लिए आए या प्रोनाउन के लिए आए। व्हाट इज इट, वह कौन सी चीज है, यहाँ चीज के लिए कह रहा है तो प्रोनाउन, लेकिन लगा तो ये नाउन के लिए ही है ना, तो नाउन के लिए प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए जो वो भी प्रोनाउन है ना। जब चूंकि हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि व्हाट इज इट विच ट्रबल्स यू, चूंकि एक बात दिमाग में जरूर आएगी आपको कि विच का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं।
दैट का प्रयोग ऐसी जगह पर, दैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, उसमें हु ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं वो कौन सा आदमी है, तो हु इज द मैन जो तुम्हारी मदद करता है, हु हेल्प्स यू, हु इज द मैन हु हेल्प्स यू, हु इज द मैन दैट हेल्प्स यू, तब ये चलता है इसमें। तो इसका अध्ययन चूंकि आगे हम करेंगे चल के, जब हम इनको डीपली देखेंगे तब प्रयोग किया जाएगा इन्हें। अभी तो इनका केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, सेंटेंस के जरिए आप इनको समझ रहे हो। तो यहां पर देखिए, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। तो अब यहां पर ये दैट आपका इस प्रोनाउन का ही एंटीसीडेंट ये बन गया है प्रोनाउन, तो ये भी फिर भी हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस प्रोनाउन के लिए आ गया है तो हम इसको नाउन कहने लगेंगे, है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन। तो चाहे इस जगह पर चाहे नाउन हो या नाउन जैसा कोई शब्द हो, यहाँ पर नाउन नहीं है लेकिन नाउन का एहसास कराने वाला है, इसलिए नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से आपका नाउन दिया हुआ है, कोई वस्तु दी हुई है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर नाउन दिया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया इस नाउन के लिए। यहाँ पर नाउन दिया, ये इसका प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर नाउन दिया, ये इसका प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर नाउन दिया, ये इसका प्रोनाउन, ये नाउन दिया, ये इसका प्रोनाउन हो गया। क्योंकि ये रिलेशन काम करते हैं इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपका, जैसे मान लीजिए एज का प्रयोग जैसे देखते हो, एज का प्रयोग होता है जैसे दिस इज द सेम, दिस इज द सेम, और काउ कर दिया एज, दिस इज द सेम काउ एज गिव्स अस मिल्क। ये वही गाय है जो हमें दूध देती है। अब यहाँ पर जब सेम और एज का रिलेशन होता है, जब सेम आता है तो एज आता है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। अब ये इसका एंटीसीडेंट है, ये काउ के लिए एज किया गया तो प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ, जो मतलब नाउन के लिए आएगा वो प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा। तो नाउन के लिए, अब जैसे यहाँ पर कभी कभी सेंटेंस हो जाता है दिस इज द बॉय, और एज हेल्प्स माई सन। अब ये वही दिस इज द बॉय एज, अब इस तरह से ये गलत है, यहाँ पर अब हु आएगा, ठीक। लेकिन दिस इज द सेम बॉय, जिस समय यहाँ पे एज आ जाएगा, सेम आ जाएगा, दिस इज द सेम बॉय एज हेल्प्स माई सन, फिर ये हु नहीं आएगा, ये सिंटैक्स में आ जाता है। तो जिस समय आप सेम करोगे तो सेम के साथ एज आएगा, और एज का ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट आपका नाउन है, तो फिर ये क्या होगा, जो नाउन के लिए प्रयोग हो वो प्रोनाउन होगा, जो नाउन के लिए प्रयोग होगा वो प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पे सेम आएगा तो अब दिस इज द सेम काउ, और ये चाहो तो हटा दो आप, दिस इज द काउ, तो फिर यहाँ पे विच आ जाएगा। दिस इज द बॉय, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। तो सेम आएगा तो एज आएगा, और एज इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। सेम एज और ये जो सच एज, इनके काफी प्रयोग हैं। सेम दैट और सच दैट, इनके प्रयोग आगे मिलेंगे आपको कि कहाँ पर हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब एक आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि बट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे होता है। देखिए, बट आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक, बट आपका कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन, बट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ऐसे। तो अब ये देखो, बट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा जैसे हम कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज सॉल्यूशन, बट हैज सॉल्यूशन। इस प्रकार से यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ऐसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। देयर इज नो प्रॉब्लम बट हैज सॉल्यूशन, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है
जिसका समाधान नहीं होता है, ये जो समाधान रखती नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जिसका कोई समाधान ना हो। अब ये यहाँ पर बट कैसे, इसका अर्थ हो जाता है पूरे का विच डज नॉट, मतलब इस बट का सेंस पूरा होता है विच डज नॉट, नहीं मतलब बट का मतलब ये होता है यहाँ पे। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विच डज नॉट, जब ये ले लिया जाएगा तो ये हैज बदल कर क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। इस सेंस में इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बट देयर इज नो प्रॉब्लम, बट का मतलब विच का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, इस बट में इतना छिपा हुआ है, ये समझ लीजिए। तो जब इतना छिपा तो विच आ गया ना, विच का एंटीसीडेंट क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इसी के लिए विच आया, विच की जगह ये आया, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विच डज नॉट हैव सोल्यूशन, तो इस तरह से इसका रिलेटिव प्रोनाउन का काम ये करता है। तो यहाँ पर ये चीज देखने की है और समझने की भी है कि यहाँ पर किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनमें से आप जैसे देखते हो कि एक रिलेटिव एडवर्ब होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अलग चीज है, रिलेटिव एडवर्ब अलग चीज है। जैसे हम कहते हैं दिस इज द ग्राउंड where we used to play, ये वही मैदान है जहां, तो जहां, अब देखिए ये नाउन की तरफ नहीं ले जाता, ये आपको एक्शन की तरफ लेता है। जहां का मतलब जिस समय का आएगा, तो जो होता तो अलग होता, जिसे होता तो अलग होता, ठीक है, जिसका होता तो अलग होता, वो नाउन के लिए होता। अब ये नाउन के लिए नहीं है, ये इसके लिए कह तो रहा है तो इसका एंटीसीडेंट ही, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब है क्योंकि ये इससे रिलेशन नहीं, ये रिलेशन इससे बना रहा। ये वही मैदान है जहां हम क्या किया, जहां खेला करते थे, जहां हम खेला करते थे, तो जहां कोई एक्शन होता था, तो इसमें एक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए इसको रिलेटिव, जैसे व्हाई है, वेन है, हाउ है, वेयर है, इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये इसका रिलेशन इधर जाता है। हालांकि कनेक्शन दोनों से रहेगा, कनेक्शन इसलिए कि इस सेंटेंस को कनेक्ट करेगा और इस सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, तो ये आपका रिलेशन तो बनाएगा, पर ये एडवर्ब होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है, क्योंकि ये जहां, ये जब, ये जो यानी क्यों, ये जैसे, ये सब क्या करते हैं, ये एक्शन को डिनोट करते हैं, एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो जो एक्शन को मॉडिफाई करेंगे वो एडवर्ब होंगे, मतलब ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। तो इस तरह से ये आज की क्लास, जिसमें से आपको ये मैंने बताया, और इसमें जो भी परेशानी दिक्कत किसी तरह की हो, क्योंकि अभी ये इनका इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, अब इनसे संबंधित जब सेंटेंस आएंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा ये है कि देखो, जो कंपटीशन के लड़के हैं वो तो लगभग इन सारी चीज़ों को पढ़कर निकल चुके हैं, अब तो कॉमन एरर्स में भटक रहे हैं। कॉमन एरर्स में भटकने का मतलब यही है कि अगर वो छोटी छोटी चीज़ नहीं पहचान पा रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अगर ये चीज़ें आप जो पहले से, जो फर्स्ट ईयर इंटर के लड़के अगर पहले से वो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं और समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगे के लिए उनकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है, और यही चीज़ें जाकर के आगे कॉमन एरर्स बनती हैं। अभी तुमने देखा कि एनडीए और सीडीएस वगैरह एग्ज़ाम में, इनमें जो है, अभी आज मैं सीडीएस का थोड़ा सा उसमें कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, अभी मैं इसके बाद फिर वो करूँगा, तो वहाँ से पता चलता है, जब हमारे सामने पेपर होता है तब पता चलता है, तमाम बताने से क्या फ़ायदा। तो कुल मिलाकर ये है कि आप पेपर देखो, पेपर देखने के बाद अंदाज़ा लगाओ कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस तरह से हमको वो एरर्स ढूंढनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं। कंपटीशन की एरर आसानी से नहीं मिलती, बात ख़त्म। मैं चलता हूँ, आप लोग पढ़ते रहिए।